कमलगंज नाम की छोटी सी गांव में एक बुजुर्ग किसान हरिनाथ और उसका नाती आर्यमन रहते थे। माता पिता का साया आर्यमान के सिर से तब हट गया था जब वो मुश्किल से 5 बरस का था। तब से दादा ही उसके पिता, माँ और गुरु थे। हरिनाथ के नाम एक तालाब था, कच्ची घाट वाला, झिलमिलाती मछलियों से भरा। वही तालाब दोनों की रोजी रोटी थी और वही उनकी सबसे बड़ी पूंजी भी। सुबह आर्यमन दादाजी के साथ जाल लेकर तालाब के किनारे पहुंचा। पानी को पढ़ना सीखो बेटा, मौसम का पहला पाठ पानी ही लिखता है। जी दादाजी, मैं आपकी बात समझ गया। दोनों जाल डालते, उंगलियों से पानी का तापमान परखते। मुझे लगता है आज मछलियां मिलने वाली है। तो दादाजी, हमें तो जाल बिछाना चाहिए ना, जिससे कि हम मछली को जल्दी जल्दी पकड़ पाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये चारा हमने जाल के रूपों में ही डाला है, जिससे कि मछलियों को पकड़ा जा सके। दादाजी की हर बात में कोई ना कोई राज जरूर छुपा होता है। तभी हरिनाथ के सीने में जलन और खांसी उठी। वो काम करते करते बैठ जाते, माथे पर पसीना, आंखों के सामने अंधेरा छाया। बेटा आर्य, आज तो अकेला जाल समेट ले। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं नीम के पेड़ के नीचे बैठता हूँ। ठीक है दादाजी, लेकिन दादाजी, ये आपको क्या हो गया है? मैं जल्दी से आपके लिए तुलसी का काढ़ा बना देता हूँ। आप आज आराम कीजिए। नहीं बेटा, लगता है मेरा समय आ गया है। ईश्वर मुझे अपने पास बुला रहे हैं। मरने से पहले एक राज है जिसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। लगता है वो समय आ गया है जब तुम्हें ये राज बताया जाए। दादाजी, आप ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा ना बोलिए। शरीर का ठीक होना और जीवन का ठीक होना अलग बातें हैं बेटा। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे तालाब के नीचे एक पुराना खजाना दबा है। उसे संभालना किसी लोभी के काम नहीं आए। उसके दरवाजे का कुंडा ज्ञान से खुलता है, लालच से नहीं। खजाना? सच? कैसा खजाना दादाजी? हाँ, लेकिन सुनने की परीक्षा है। हर पूर्णिमा की रात 12 से 1 के बीच तालाब की तह सूख जाती है। तभी एक जादुई देवता प्रकट होते हैं। उनसे मिलकर 10 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तभी वो रास्ता दिखाते हैं। गलत उत्तर देने पर पानी फिर से भर जाता है और अवसर 1 वर्ष के लिए हो जाता है। आपने कभी प्रश्नों का जवाब दिया दादाजी? एक बार पहुंचा था, पर 9वें प्रश्न चूक गया। तब समझ आया कि उत्तर किताबों में नहीं, जीवन में होता है। बाकी उम्र मैंने उत्तर जी कर सीखे हैं। अब बारी तेरी है बेटा। अब यह तुम्हें अवसर मिल रहा है, इस अवसर को गंवाना मत। जी दादाजी, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं इस अवसर को नहीं जाने दूंगा। आप निश्चित रहिए। याद रखना, ज्ञान बांटा जाता है तो बढ़ता है, लालच बांटा जाए तो जहर हो जाता है। तालाब की मिट्टी मत भूलना। 12 से 1 पूर्णिमा। दादाजी बताते बताते ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं। दादाजी, आप भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब मैं कैसे जीऊंगा? अब मुझे दादाजी का अंतिम संस्कार करना होगा, फिर प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होंगे। पूरा गांव हरिनाथ की चिता के चारों ओर भरा था। आर्यमान ने भीगी आंखों से मुखाग्नि दी। धुएं में वर्षों का स्नेह, मेहनत और सीख राख हो गया, पर उनके शब्द अंगार बनकर आर्यमान के भीतर जल उठे। अरे मत रो बेटे, यह तो सब विधि का विधान है। जीवन और मरण तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। अपने आप को संभालो बेटा। सभी लोग घर लौटे। घर सूना था, तालाब मौन। आर्यमान ने दादा का पुराना संदूक खोला। कॉपियां, रस्सियां, कुछ जंग लगे औजार और एक कपड़े में लिपटा ताबीज। ताबीज पर कमल का छाप था और भीतर छोटी सी ताम्र पट्टी। दादाजी ने कहा था, मौन, मन और समय तीनों एक रेखा में होते हैं, उससे द्वार खुलता है।
मुझे उनकी सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। कैलेंडर देखकर उसने तारीख घेरा। अगली ही रात पूर्णिमा है। उसने दिन भर तालाबों के चारों ओर जाल समेटे, कछुओं को दूर भगाया, कमल पत्तों के बीच एक छोटा चबूतरा साफ किया, रात के लिए एक दीप और एक रस्सी तैयार की। अरे क्यों बेटा, आज इतना काम? दादाजी की 13वीं की तैयारी है। तालाब भी घर ही तो है, बस इसीलिए तालाब की सफाई कर रहा हूँ। बहुत ही मेहनती और समझदार लड़का है, भगवान इसकी रक्षा करे। चिंता मत कीजिए काका, मेरे दादाजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। गांव वाले चले गए। रात उतर आई। आकाश में चंद्रमा थाल सा चमक रहा था। 12 बजते ही हवा का तापमान बदल गया। पानी की सतह पर उठती तरंगे थम थमने लगी। आर्यमान ने दीप जलाया, किनारे पर रखा। 12:04 पर उसने देखा तालाब का पानी जैसे धीरे धीरे पीछे हट रहा है। अरे ये तो सच में हो रहा है, दादाजी ने सही कहा था। पत्तों के बीच से सूसू की ध्वनि, और जैसे कोई अदृश्य करघा पानी को समेट रहा हो। कुछ ही क्षणों में मिट्टी की सख्त तह उभर आई। कमल की डंडियां सूखकर नीचे झुक गई। तालाब के मध्य एक गोल सा कुंड चमकने लगा। कुंड के मध्य धुंध सा उठने लगा। मौन रहो पुत्र, जवाब मन से देना और हर उत्तर में समय का सम्मान करना। आर्यमन ने हाथ जोड़ दिए। हृदय में दादा की आवाज तैर गई। घबराना नहीं, सच से डरना नहीं। 10 प्रश्न है, हर उत्तर तेरी यात्रा की एक सीढ़ी बनाएगा। प्रथम प्रश्न, सत्य क्या है? जो लाभ और हानि से परे हो वही सत्य है, जो अकेला भी वैसा ही रहे जैसा भीड़ में है। सीढ़ी 1 बनी। प्रश्न द्वितीय, सबसे हल्का पर उठाना सबसे कठिन क्या है? वचन, कहना आसान है, निभाना कठिन। प्रश्न तृतीय, पानी का रंग। रंग निरंग, जो पात्र के अनुसार दिखे पर भीतर से निर्मल। प्रश्न चतुर्थ, मछली को जाल से कौन बचाता है, उसका बल या उसकी समझ? समझ, प्रवाह के साथ कब जाना और विरुद्ध कब ठहरना है, यही जीवन बुद्धि है। प्रश्न पंचम, किस चीज को बांटो तो बढ़ती रहेगी? ज्ञान और प्रेम। प्रश्न षष्ठ, जिसका नाम लो वो टूट जाता है। मौन। वाह वाह। प्रश्न सप्तम, समय को कैसे मापते हो? घड़ी से नहीं, कर्म से। एक घड़ी आलस की छोटी और एक पल परिश्रम का लंबा। प्रश्न अष्टम, शक्ति का सर्वोच्च उपयोग। रक्षा, कमजोर की, सत्य की और प्रकृति की। प्रश्न नवम, मन का सबसे कठिन शत्रु कौन? लालच, वो तर्क का मुखौटा पहन लेता है। आखिरी प्रश्न, प्रश्न दशम, खजाने का सच्चा अर्थ। संसाधन नहीं, जिम्मेदारी, जिसे बांटकर सुख बने और छिपाकर दुख ना हो। तुमने सारे सवालों के जवाब दे दिए, तुम इस परीक्षा में सफल हुए। देवता ने हाथ उठाए। मिट्टी की सतह पर एक रेखा चित्र उभर आया। कमल, कछुआ और शंख के चिन्हों से बना मानचित्र। पूर्णिमा की वेला में यह कुंड गहरे गर्भद्वार में बदल जाएगा। तुझे 3 द्वार मिलेंगे, कमल, कछुआ, शंख। लालच वाला शंख बुलाएगा, धैर्य वाला कछुआ थकाएगा, पर कमल ही सही द्वार है। खजाना तुझे अकेले ही नहीं, वो गांव की धरती को सूखा पड़ने से बचाने, विद्यालय, औषधालय और रास्ता बनाने की प्रतिज्ञा है। यही वचन बदल गया, कुंड फिर से चुप हो जाएगा। जी देवता जी, मैं आपकी सारी बातों को ध्यान में रखूंगा, ये मेरा वचन है आपसे। आर्यमन ने माथा झुकाया। देवता का स्वर क्षीण हुआ और हवा में शीतल गंध फैल गई। तालाब की तली फिर से नमी लेने लगी। 1 बजने में कुछ ही क्षण थे। वो मानचित्र को ताबीज की पट्टी के साथ बांधकर घर लौटा। दिल में उत्साह और स्मृतियों का भार।
गांव में खुसर फुसर थी कि रात को किसी ने तालाब के पास दीप देखा, किसी ने कदमों के निशान भी बताए। उसे ये सब करते हुए भोजराज नाम के व्यक्ति ने देख लिया। सुबह होते ही वो सीधे राजमहल की ओर निकल पड़ा। अगर राजा को बता दूं तो मेहताना अच्छा मिलेगा। उसने राजा को सारी बात बताई। दोपहर तक महल से दूत आया। ग्रामवासी आर्यन को आदेश है कि वो कल प्रातः राजसभा में उपस्थित हो। पुरस्कृत होगा। कुछ बोले, किसी ने चुगली की होगी। जरूर कोई बात होगी, तभी मुझे राज दरबार बुलाया गया है। आर्यमान ने बस दादा की तस्वीर देखी और शांत रहा। अगली सुबह वो नीले धोती कुर्ते में, साफ माथे और ढीठ आंखों के साथ दरबार पहुंचा। राजा वीरेंद्र सिंह सिंहासन पर बैठे थे, कठोर पर न्यायप्रिय मुखाकृति, बगल में प्रमुख मंत्री। तुम्हारे गांव के तालाब में रात को कुछ हुआ, सच सच बताओ। महाराज, तालाब हमारा जीवन जल है। रात को मैं दादाजी की स्मृति में दीप जलाने गया था। राजा ने दूत की ओर संकेत किया। दूत ने भोजराज को आगे किया। महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा, ये लड़का मिट्टी में बने चिन्ह छुपा रहा था। जरूर कोई खजाना है। दरबार में कोहराम का माहौल बन गया। खजाने का राज? आर्यमान मौन रहा। उसे देवता का पहला पाठ याद आया, मौन का सम्मान। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद, देखो युवा, राज्य की संपदा राज्य की है। यदि कोई खजाना है और तुम उसका राज जानते हो तो हमें बताना तुम्हारा कर्तव्य है। जी महाराज, आपका कहना उचित है। यदि तुम राज बताओगे तो मैं तुम्हें राजकुमारी से विवाह का वचन देता हूँ। ये सम्मान और उन गुणों के लिए जो तुम्हारे भीतर है, साहस, बुद्धि और सत्य। अगर नहीं बताओगे तो दंड भी विचार में है। दरबार में सन्नाटा। भोजराज के चेहरे पर जलन। आर्यमान ने दादा की सीख याद की। सत्य का उपयोग समय देखकर करना था। जो बात अभी कहना हानि करे वो मौन रहे, जब तक कहना हित न बन जाए। महाराज, मैं खजाने का राज बताऊंगा, उसका स्थान और उसका अर्थ। लेकिन एक तथ्य है जिसे मैंने अभी समझना है, वो फिर कभी निवेदन करूंगा। राजा ने सलाहकारों से नजरें मिलाई। हम तुम्हारी सच्चाई को सम्मान देते हैं। प्रस्ताव यथावत। हमारे गांव के तालाब के मध्य एक गर्भ द्वार है, जहां प्राचीन काल का खजाना छिपा है। वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि ग्राम कल्याण के लिए है। उसे पाने का द्वार कुछ संकेतों से खुलता है। कमल, कछुआ और शंख के चिन्ह मार्ग दिखाते हैं। सही द्वार कमल है, जो पवित्रता और उत्थान का प्रतीक है। दरबार में कानाफूसी होती है। द्वार कैसे खुलता है? उसके लिए ज्ञान और साहस चाहिए। प्रश्नों की परीक्षा के दर्शन है, पर उससे अधिक कहना मेरे लिए अमर्यादा होगी, क्योंकि वो परीक्षा किसी शक्ति की इजाजत से नहीं होती। मैं केवल यही कह सकता हूं कि लालच से नहीं, कर्तव्य से द्वार खुलता है। राजा ने गंभीरता से सिर हिलाया। और तुम्हें ये कैसे पता? मेरे दादा ने जीवन भर धैर्य से ये रहस्य संजोया और मुझे जिम्मेदारी समझाई। राजा कुछ पल मौन रहे, फिर बोले। हम तुम्हारे सत्य को स्वीकारते हैं। प्रस्ताव स्थिर, विवाह और सम्मान। द्वार तक हमें ले चलो। आर्यमान ने समय का हिस्सा छिपा लिया। पूर्णिमा की रात 12 से 1 के बीच तालाब सूखता है। यही वो तथ्य था। कुछ ही दिनों में गांव और राजमहल के बीच उत्सव की आगमन घोषणा फैल गई। विवाह के दिन तालाब के किनारे वेदी सजाई गई। हरिनाथ की तस्वीर पास रखी गई। आर्यमान ने मन ही मन कहा, दादा, आपकी प्रतिज्ञा की डोर में मैं और मजबूत कर रहा हूँ। दोनों का विवाह होता है। मंत्री जी। जी महाराज। एक छोटा सा दल तैयार कीजिए, जिसमें सैनिक और राजपुरोहित को लेना ना भूले। हम आज ही खजाने की तलाश में जाएंगे। जी जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं अभी सारी व्यवस्था करता हूँ। राजा के कहे अनुसार मंत्री ने सारी व्यवस्था की, पर उस दिन पूर्णिमा नहीं थी। सूर्य ढलते ढलते राजा के चेहरे पर बेचैनी थी। रात गहरी हुई, पर पानी वहीं रहा। राजपुरोहित ने मंत्र पढ़े, कुछ नहीं बदला। राजा ने आर्यमान की ओर देखा। महाराज, समय की भी अपनी मर्यादा होती है। जब समय सही होगा, ये द्वार बोलेगा। ठीक है लड़के, हम तुम्हारी बात पर गौर करेंगे।
तुम अपने गृहस्थी जीवन की शुरुआत करो। आर्यमान अपनी पत्नी के साथ राजमहल में ही था। एक दिन मेरे जड़ों में मिट्टी की खुशबू है। राजमहल की दीवारें ऊंची हैं, पर मेरी सांसें खुली हवा में चलती है। क्या तुम मेरे साथ दूसरे राज्य चलोगी, जहां हम बिना शोर के अपना काम कर सके? दोनों राजा के पास गए। महाराज, मैं अपनी पत्नी के साथ दूसरे राज्य में एक गांव में रहना चाहता हूं। राजा ने बेटी की आंखों में दृढ़ता देखी और सहमति दी। जाओ, किंतु इस राज्य से नाता बना रहेगा। तुम्हारा सत्य कर्म हमारा गौरव है। दोनों ने पड़ोसी राज्य के एक शांत नगर में छोटा सा घर लिया। आंगन में तुलसी, पीछे की ओर एक नया तालाब खुदवाया। आर्यमन ने वही मछली पालन शुरू किया। बेहतर प्रजातियां, साफ पानी। आनंदिता ने विद्यालय की एक कक्षा अपनाई, बच्चों को पढ़ाने लगी। एक दिन आनंदिता, बहुत दिन हो गए हैं हम अपने गांव नहीं गए। मैं गांव से होकर आता हूं। ठीक है, आप जाइए, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, मैं वहीं पर दीपक भी लगा लूंगा। ये तुम्हारा और तुम्हारे दादा का रिश्ता है। मैं यहीं दीप जलाऊंगी। आर्यमान गांव के लिए निकल गया। रात 12 बजे आर्यमान उसी कुंड के पास खड़ा था। पानी फिर से हटने लगा। देवता प्रकट हुए। तुमने मौन में समय का सम्मान किया। आज कमल द्वार खुलेगा। खजाना बाहर आया। आर्यमान ने केवल कुछ सिक्के और ताम्र लेख निकाले, बाकी को वैसा ही रहने दिया, देवता की दृष्टि के समान। योग्य उपयोग ही द्वार को बार बार खोलेगा। लोभ इसे सदा के लिए बंद कर देगा। अगले सुबह आर्यमान ने प्रधान के सामने ताम्र लेख रखा। दादा की स्मृति में पाठशाला, औषधालय और पक्की सड़क बनानी है। धन की व्यवस्था मैं करूंगा, पर उसके स्तोत्र का शोर मत फैलाना। बस काम होना चाहिए। भोजराज ने भी सुना, पर अब उसके पास कोई प्रमाण नहीं था। उसने राजा के पास जाने की ठानी। मन में डर भी था। वर्ष दर वर्ष पूर्णिमा की रातें आती और जाती। आर्यमान हर बार केवल उतना ही लेता जितने से एक सार्वजनिक काम हो सके। कभी पूल, कभी कुआं, कभी पुस्तकालय। समय के साथ राजा वृद्ध हुए। एक दिन उन्होंने आर्यमान और आनंदिता को महल बुलाया। मैं समझ गया, खजाना समय का है, किसी व्यक्ति का नहीं। तुमने समय का राज छिपाकर राज्य से चोरी नहीं की, बल्कि राज्य को लालच से बचाया। आज मैं सार्वजनिक रूप से ये कहता हूँ, सीतागंज का तालाब अभयारण्य है। वहां कोई सैन्य या खनन गतिविधि नहीं होगी और भोजराज जैसे लोग, उन्हें राज्य में जगह नहीं मिलेगी। वर्षों बाद जब आर्यमन के बालों में सफेदी उतर आई, एक रात देवता फिर प्रकट हुए। पुत्र, अब समय है कि तू ये प्रतिज्ञा किसी योग्य को सौंप दे। क्या तुझे कोई योग्य दिखता है? हाँ, गांव के एक बालिका किरण। उसकी आंखों में प्रश्न है, पर लालच नहीं। वह जल से खेलती नहीं, सीखती है। तो आज से किरण इस कुंड की उत्तराधिकारी है। तूने जो किया वही वो करेगी। जितना चाहिए उतना ही धन लेकर जाए, जन कल्याण के लिए। देवता आशीर्वाद देकर चले गए। राजा ने अपना वचन निभाया। आर्यमान ने अपना खजाना राज ही रखा, क्योंकि उसका राज समय था, और समय जब तक सम्मानित है, सुरक्षित है। सीतागंज की पगडंडियों पर अब बच्चे स्कूल जाते हैं। बेटी किरण, तुम्हें अब सब सीखने की जरूरत है। पक्षियों की भाषा, पानी को समझना, ये सब तुम्हें करना है। आपने जैसा जैसा कहा मैं वो सब करूंगी। आर्यमन ने जब किरण को तालाब के रहस्य का उत्तराधिकारी बनाया, गांव में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। किरण अब हर दिन तालाब के किनारे पढ़ाई करती, पक्षियों की चहचहाट और कमल की महक के बीच जीवन का नया पाठ सीखती। यही वो बच्ची है जो आगे चलकर गांव की रखवाली करेगी। कुछ वर्षों बाद राजा वीरेंद्र सिंह वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने संदेश भिजवाया। आर्यमान और आनंदिता को राजमहल बुलाया जाता है। मैं अब राजकाज से थक चुका हूँ। तुम्हारी ईमानदारी और कार्यों को देखकर मन है कि मैं अपना राज्य और ये सिंहासन तुम्हारे हाथ सौंप दूं। क्या तुम हमारे साथ रहकर गांव गांव में साझा भले का संदेश फैला सकोगे? महाराज, हमारा धर्म यही है। दादाजी ने कहा था, खजाना तभी सुरक्षित है जब वो समाज के हित में हो। हम आपके साथ हैं। राजभर में दूत भेजे गए। हर गांव में सभा बुलाई गई।
आर्यमन और आनंदिता बच्चों, युवाओं और महिलाओं को साथ लेकर गांव-गांव घूमे। किरण भी उनके साथ जाने लगी। उसने लोगों को समझाया, जिम्मेदारी बांटने से समाज मजबूत होता है। धीरे धीरे किरण का नाम राज्य भर में फैल गया। 1 साल बाद देवता फिर प्रकट हुए। उन्होंने किरण को बुलाया। पुत्री, अब तेरा समय है। 10 प्रश्न तुझसे भी पूछे जाएंगे। मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। किरण ने हाथ जोड़ दिए। देवता ने वही प्रश्न दोहराए जो कभी आर्यमन से पूछे थे। किरण ने हर प्रश्न का उत्तर अपने अनुभव से दिया। अब खजाने का राज तेरा है। याद रख, जिम्मेदारी बांटना ही सच्चा खजाना है। मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। आप निश्चिंत रहिए। देवता विलुप्त हो गए और उसका रहस्य किरणों के हाथों है। आज से तालाब और उसका रहस्य किरण के हाथों में है। हम और आनंदिता अब गांव के बुजुर्ग मार्गदर्शक रहेंगे। आने वाला समय किरण और तुम सब का है। वर्षों बाद जब आर्यमन की सांसें धीमी होने लगी, वो उसी तालाब के किनारे लेट गया जहां उसने दादा से पहला पाठ सीखा था। आनंदिता उसके पास थी और किरण उनके चरण दबा रही थी। आर्यमान ने अंतिम बार तालाब की ओर देखा और कहा, दादा, मैंने वचन निभाया। धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई। किरण अब गांव की नई रक्षक थी। उसने खजाने को कभी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं छुआ। हर साल पूर्णिमा की रात तालाब से उतना ही धन निकलता जितना गांव के लिए चाहिए होता।